पॉइंट है वो बच्चों आपको रोम्बस और स्क्वायर के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। सबसे पहली बात तो ये है, सभी बच्चों को पता है कि चाहे रोम्बस हो और चाहे आपका क्या हो, देखिए चाहे आपका रोम्बस हो, ठीक है, उसमें भी टोटल 4 साइड्स होते हैं, और चाहे आपका स्क्वायर हो उसमें भी टोटल 4 साइड्स होते हैं। तो ये दोनों के दोनों तो क्वाड्रिलेटरल होते हैं। अब क्वाड्रिलेटरल में भी ये स्पेशल टाइप के क्वाड्रिलेटरल होते हैं, यानी कि ये होते हैं पैरेललोग्राम, करेक्ट। तो चाहे आपका रोम्बस हो और चाहे आपका स्क्वायर हो, ये होता है क्या, पैरेललोग्राम। और हमें पता है क्या कि पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। इसका ये मतलब है कि रोम्बस के डायगोनल हो और चाहे स्क्वायर के डायगोनल हो वो भी बाइसेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि रोम्बस और स्क्वायर दोनों के दोनों पैरेललोग्राम है, ठीक। तो दोनों पैरेललोग्राम की कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करेंगे, दोनों पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे, करेक्ट। ये चीज है। अब आइए हम आपको थोड़ा सा बताते हैं रोम्बस और स्क्वायर के बारे में, करेक्ट। तो जैसा कि आपने पढ़ा होगा बच्चों, ये देखिए आपके पास कोई रोम्बस है इस तरीके से, ये देखिए ए बी सी डी। तो रोम्बस में ओनली वन कंडीशन फॉलो होती है, क्या, रोम्बस के ऑल द साइड्स आर इक्वल, करेक्ट। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में आपको 4 साइड्स इक्वल दिखाई पड़ जाएं, यानी कि चारों के चारों साइड अगर इक्वल हैं, तो वो रोम्बस के लिए क्वालिफाई कर जाता है, करेक्ट। यानी कि थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ठीक है, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी सारे के सारे साइड्स अगर आपस में इक्वल हैं तो ये रोम्बस के लिए क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब ये हो गया आपका रोम्बस, ठीक है, ये क्या हो गया आपका रोम्बस, ऑल द साइड्स आर इक्वल, ठीक। अब स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में भी यही होता है, स्क्वायर में भी यही कंडीशन है। देखिए एक क्वाड्रिलेटरल हमने लिया है पी क्यू आर एस, जिसमें कि पी क्यू का लेंथ, क्यू आर का लेंथ, एस आर का लेंथ और पी एस का लेंथ, सारे के सारे लेंथ आपस में इक्वल हैं। यानी कि रोम्बस में भी चारों साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, स्क्वायर में भी चारों साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। तो डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस आपको ये थोड़ा सा बच्चों देखने को मिलेगा कि स्क्वायर में हर एक एंगल 90 होता है, यहाँ 90, यहाँ 90, ठीक है, यहाँ 90, यहाँ 90, करेक्ट। तो इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और क्या डिफरेंस होता है, देखो रोम्बस में आपको यहाँ पे 90 90 90 देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। रोम्बस में अगर चारों एंगल 90 हो जाए, सुन लीजिए, रोम्बस में अगर चारों के चारों एंगल 90 हो जाए तो रोम्बस स्क्वायर बन जाएगा, ठीक। यानी कि स्क्वायर क्या है, स्क्वायर स्पेशल टाइप का रोम्बस है। स्क्वायर क्या है, स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ठीक है ना। सो स्क्वायर क्या है, स्पेशल टाइप का रोम्बस है। एक ऐसा रोम्बस जिसके हर एक एंगल 90 हो जाता है, तो वो रोम्बस क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। ये चीज ध्यान रखना है, ठीक। अब दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है, ध्यान से सुन लीजिए कि रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं ना वो आपस में इक्वल नहीं होते हैं, ना 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 ना। रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो आपस में इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। याद रखिएगा क्या मैंने बोला, रोम्बस के जो डायगोनल हैं, ये देखिए, वो आपस में लेंथ में इक्वल नहीं होते हैं, करेक्ट। तो यानी कि AC इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट, AC इज नॉट इक्वल्स टू BD, करेक्ट। रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते, लेकिन स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं लेंथ में, ठीक है ना। सो PR इज इक्वल्स टू क्या है, QS है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब सुनो, अगर किसी रोम्बस में डायगोनल इक्वल हो जाए, सुन लीजिए, अगर किसी रोम्बस में डायगोनल इक्वल हो जाए तो वो रोम्बस स्क्वायर बन जाता है। यस, क्या मैंने बोला, अगर किसी रोम्बस में डायगोनल्स का लेंथ इक्वल हो जाता है तो वो रोम्बस स्क्वायर बन जाता है। क्यों? देखो रोम्बस में चारों साइड्स तो इक्वल है ही, ठीक। अगर चारों साइड के इक्वल होने के साथ साथ डायगोनल भी इक्वल हो गए तो वो स्क्वायर बन जाता है, याद रखिएगा। यानी कि स्क्वायर इज नथिंग, स्क्वायर इज नथिंग, स्क्वायर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रोम्बस। स्क्वायर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रोम्बस। सुनिए ध्यान से, क्या हर एक रोम्बस स्क्वायर होता है? नो। क्या हर एक रोम्बस स्क्वायर होता है? नहीं। कौन सा रोम्बस स्क्वायर होगा? वो वाला रोम्बस स्क्वायर हो जाएगा जिसके डायगोनल्स इक्वल हो जाते हैं, या फिर आप बोल सकते हो वो वाला रोम्बस स्क्वायर बन जाएगा जिस रोम्बस के हर एक एंगल कितना होता है, 90। तो हर एक रोम्बस स्क्वायर नहीं होता है, या तो रोम्बस का हर एक एंगल 90 हो जाए, या तो रोम्बस के डायगोनल इक्वल हो जाए तो रोम्बस स्क्वायर हो जाता है। इसीलिए हमने बोला है स्क्वायर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रोम्बस, कि रोम्बस के जब डायगोनल इक्वल हो जाते हैं तो स्क्वायर बन जाता है, ठीक। ओके, तो हर एक रोम्बस स्क्वायर नहीं है, लेकिन क्या हर एक स्क्वायर रोम्बस है? क्या हर एक स्क्वायर, दुनिया का जितने भी स्क्वायर है, क्या वो रोम्बस है? यस, क्योंकि दुनिया के जितने भी स्क्वायर हैं उसके चारों साइड इक्वल होते हैं, और रोम्बस का तो एक ही कंडीशन होता है, क्या, कि भाई अगर चारों साइड इक्वल हो जाए तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल रोम्बस कहलाता है। यानी कि हर एक स्क्वायर तो रोम्बस है, लेकिन हर एक रोम्बस स्क्वायर नहीं,
ठीक, तो ये बात आपको समझ में आई होगी मेरे ख्याल से। ठीक, तो जब मैंने लिख ही दिया यहाँ पर क्या कि स्क्वायर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रोम्बस, तो ध्यान से सुनिए, यानी कि स्क्वायर पक्का रोम्बस भी है, स्क्वायर पक्का रोम्बस भी है, स्क्वायर स्पेशल टाइप का रोम्बस है। इसका मतलब ये है, ध्यान से सुन लीजिए, रोम्बस की जितनी भी प्रॉपर्टी होती होंगी वो स्क्वायर फॉलो करता होगा। स्क्वायर अगर स्पेशल टाइप का रोम्बस है तो रोम्बस की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उसको स्क्वायर फॉलो करता होगा। ठीक, अब रोम्बस की प्रॉपर्टी देखिए क्या लिखी हुई है, ये देखिए रोम्बस की प्रॉपर्टी लिखी है, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल एंड वाइस वर्सा। ठीक, मतलब जो डायगोनल होंगे रोम्बस के वो एक दूसरे क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, कहां पर, एट राइट एंगल पे। मतलब समझो, ये देखिए डायगोनल AC और डायगोनल BD, ये देखिए ये पॉइंट O पे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट तो कर ही नहीं, क्योंकि पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो बाइसेक्ट तो करेंगे, यानी कि OA का लेंथ OC के इक्वल होगा और OB का लेंथ किसके इक्वल होगा, OD के इक्वल होगा। तो ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ खासियत है क्या कि ये राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, दे बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ओके, यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान से चेक करिए, पॉइंट O है, ठीक है, ये देखिए ये 90 पे बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ये 90 ये 90 ये 90 ये 90, ये चीज़ होती है। इसका मतलब ये है क्या कि स्क्वायर के भी डायगोनल एक दूसरे को क्या करते होंगे, राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते होंगे। ठीक, यानी कि मान लो ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट है O, सो क्या हो जाएगा, ये एंगल 90, इधर से ये 90, इधर से ये 90, इधर से ये 90, और OP इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, OR, और इस बार ध्यान दीजिएगा जरा, OQ इज इक्वल्स टू OS तो होगा ही होगा, लेकिन चारों ही आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी कि OP, OR, OQ और OS चारों पार्ट ही आपस में इक्वल हो जाएंगे। ध्यान से चेक करो, क्या मैंने बोला, यहाँ पर OP इज इक्वल्स टू OR तो है ही, और ये इक्वल हो जाएगा किसके, OQ इज इक्वल्स टू OS के। क्यों क्यों, क्योंकि अभी मैंने आपको बोला था क्या कि स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, और यही बात लिखी हुई है यहाँ पर, ध्यान से चेक कर लीजिए, कह रहा है डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल एंड आर इक्वल, मतलब डायगोनल इक्वल भी होते हैं। स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट तो करते ही करते हैं, आपस में इक्वल भी होते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान से चेक कर रहे हो, जो आपका रोम्बस है उसमें चारों पार्ट्स इक्वल नहीं हुए, यानी कि OA OC के इक्वल तो होगा, बट OA OC OB OD सब आपस में इक्वल नहीं होंगे, बट नॉट इक्वल्स टू व्हाट, नॉट इक्वल्स टू OB, बट OB इज इक्वल्स टू व्हाट, OD। ठीक है, यानी कि OB OD के इक्वल है, OB OD के इक्वल है, लेकिन OA OC के भी इक्वल है, लेकिन OC OB के इक्वल नहीं है, OC OD के इक्वल नहीं है, OA OD के इक्वल नहीं है, यानी कि चारों पोर्शन आपस में इक्वल नहीं। क्यों, क्योंकि पूरा डायगोनल जब इक्वल नहीं था तो उनके हाफ हाफ पार्ट्स कैसे इक्वल होंगे, यहाँ पे पूरा डायगोनल इक्वल था तो उनके हाफ हाफ पार्ट्स भी आपस में इक्वल होंगे। करेक्ट। आगे लिखा है एंड वाइस वर्सा, मतलब एंड वाइस वर्सा का क्या मतलब है समझो जरा। एंड वाइस वर्सा का ये मतलब है कि अगर आपको एक कोऑर्डिनेटर दे दिया गया है, मान लीजिए, ठीक, ये देखिए क्वेश्चन में अगर आपको एक कोऑर्डिनेटर दे दिया गया है इस तरीके से, लेट अस से ABCD, करेक्ट, और इस कोऑर्डिनेटर में अगर आपने किसी तरीके से ये दिखा दिया कि भाई इसके जो डायगोनल्स हैं वो राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, इसके डायगोनल जो हैं वो राइट एंगल पे क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, करेक्ट, यानी कि ये वाले एंगल अगर आपने 90 दिखा दिए, OA इज इक्वल्स टू OC दिखा दिया, OB इज इक्वल्स टू OD दिखा दिया, ठीक है ना, तो ये जो कोऑर्डिनेटर है ये रोम्बस के लिए क्वालिफाई हो जाएगा, ये मतलब है वाइस वर्सा का। ठीक, मतलब डायगोनल अगर राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते तो रोम्बस बन जाता है, एंड वाइस वर्सा का मतलब अगर एक ऐसा कोऑर्डिनेटर है जिसमें डायगोनल राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं तो वो कोऑर्डिनेटर रोम्बस बन जाता है। करेक्ट। एंड स्क्वायर में भी लिखा है आगे एंड वाइस वर्सा, मतलब अगर हमारे पास कोई कोऑर्डिनेटर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, और इस कोऑर्डिनेटर में हमने क्या किया, इस कोऑर्डिनेटर में हमने नंबर 1 बात तो डायगोनल्स को आपको इक्वल करना है सबसे पहले तो, क्योंकि स्क्वायर में डायगोनल इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अगर किसी कोऑर्डिनेटर में आपने डायगोनल्स को इक्वल दिखा दिया, AC इज इक्वल्स टू BD दिखा दिया, इसके साथ साथ आपने ये दिखा दिया क्या कि डायगोनल राइट एंगल पे बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, ये भी दिखा दिया, यानी कि ये एंगल 90, ये 90, ये 90, ये 90, और OA इज इक्वल्स टू OC दिखा दिया, OA इज इक्वल्स टू किसी तरीके से OC दिखा दिया, और OB इज इक्वल्स टू OD दिखा दिया। तो ऐसा कोऑर्डिनेटर जिसमें डायगोनल्स इक्वल दिखा दिया और डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, तो ऐसा जो कोऑर्डिनेटर होगा वो स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है ना, ये वाइस वर्सा का मतलब होता है। करेक्ट।
ओके यानी कि ऐसा भी होता है और उसका रिवर्स भी होता है, ये होता है वाइस वर्सा का मतलब, ठीक। ऐसा भी होता है और उसका रिवर्स भी होता है, ये मतलब होता है इसका, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स को स्टूडेंट नोट कर लीजिए। नेक्स्ट रिवीजन पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज रिलेटेड टू मिड पॉइंट थ्योरम, जो एनसीईआरटी में आपको गिवन है पेज नंबर 148 पे, थ्योरम 8.9। ओके यस, एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है इट इज रिलेटेड टू ये थ्योरम 8.9 और इट इज थ्योरम 8.10। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है, कह रहा था लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज हाफ ऑफ इट। ओके एनसीईआरटी में ऐसा नहीं लिखा है, ये वाली इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, इज हाफ ऑफ इट, बट आपको ये पूरा स्टेटमेंट लर्न करना है। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए आपके पास कोई ट्राइंगल है, ये पहले मैं आपको समझा रहा हूँ फर्स्ट वाला पॉइंट, यानी कि थ्योरम 8.9, करेक्ट। सो मान लीजिए आपके पास कोई ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, तो क्या कह रहा है वो, कह रहा है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ओके मतलब इस ट्राइंगल में एनी टू साइड के मिड पॉइंट ले लो, कोई भी दो साइड ले लीजिए, कोई भी टू साइड ले लीजिए और उसके मिड पॉइंट ले लीजिए, करेक्ट। तो ये देखिए साइड ए बी ले ली मैंने और साइड ए सी ले ली मैंने, करेक्ट, और इसके मिड पॉइंट ले लो। ए बी का मिड पॉइंट है मान लीजिए एम, करेक्ट, और ए सी का मिड पॉइंट है मान लीजिए एन। ओके सो अगर हम किसी ट्राइंगल में किसी भी दो साइड्स के मिड पॉइंट को लेके ज्वाइन कर दें, ये इस तरीके से, ठीक है। अगर हम किसी भी ट्राइंगल में किन्हीं भी दो साइड्स के मिड पॉइंट को लेके ज्वाइन कर दें तो जो लाइन सेगमेंट आता है यानी कि एम एन, जो लाइन सेगमेंट ये आता है, देखिए एम एन, ये जो लाइन सेगमेंट आपको बनता है कौन सा, ये वाला, और ये बना कैसे, ट्राइंगल के किन्हीं भी दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से ये लाइन सेगमेंट बना है। तो ये जो लाइन सेगमेंट होता है, ये जो थर्ड साइड बच गई है ना, जिसको अभी तक आपने जिसके बारे में बात नहीं करी है, तो कौन सी थर्ड साइड बच गई भाई, मिड पॉइंट तो आपने ए बी और ए सी के लिए ना, तो थर्ड साइड कौन सी बच गई, बी सी। तो ये जो लाइन सेगमेंट होता है ये बी सी के पैरेलल भी होता है। सुन लीजिए पहली बात क्या, कि एम एन इज पैरेलल टू व्हाट, थर्ड साइड बी सी, एज वेल एज एंड का मतलब एज वेल एज ये जो एम एन होता है ये क्या होता है, हाफ ऑफ बी सी भी होता है, करेक्ट, ठीक है। तो एम एन इज पैरेलल टू बी सी एज वेल एज एम एन इज हाफ ऑफ बी सी, करेक्ट। तो ये चीज हो गई। अब मान लीजिए ट्राइंगल आपके पास कुछ इस तरीके से होता, कैसे, ये देखिए कुछ यहाँ पे भी प्रैक्टिस कर लीजिए। मान लीजिए कि एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल पी पी ओके क्यू आर, ये आपके पास एक ट्राइंगल है। अब देखो मान लो कि आपको बोल दिया कि भाई पी क्यू का मिड पॉइंट ए है, करेक्ट, और पी आर का मिड पॉइंट क्या है, बी है, सही है। तो पी क्यू का मिड पॉइंट ए है और पी आर का मिड पॉइंट क्या है, बी है, करेक्ट। तो अगर आप पी क्यू के मिड पॉइंट ए और पी आर के मिड पॉइंट बी को अगर आप ज्वाइन करोगे ये इस तरीके से, करेक्ट। तो ध्यान से चेक करो आपने कौन सी टू साइड चूज करी, पी क्यू और पी आर। टू साइड्स का मतलब जिन टू साइड्स का आपने मिड पॉइंट लिया उनके बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है ना। सो पी क्यू का मिड पॉइंट ए, पी आर का मिड पॉइंट बी, इसको हमने ज्वाइन कर दिया, तो थर्ड साइड का ये पैरेलल भी होगा और थर्ड साइड का ये हाफ भी होगा। तो यानी कि ए बी जो है, ये ए बी जो है, जो थर्ड साइड है आपकी कौन सी, ये वाली दिख रही है आर क्यू, ठीक है। सो ये थर्ड साइड का हाफ भी होगा, यानी कि ए बी इज हाफ ऑफ आर क्यू एज वेल एज ए बी इज पैरेलल टू आर क्यू। आई थिंक अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, करेक्ट। तो एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है, तो आपको और अच्छी तरीके से यहां पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। मान लीजिए कि क्वेश्चन में आपको दे रहा है, ये देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। एक ट्राइंगल है एम क्यू आर, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है ना। ओके सो यहाँ पे एम क्यू का मिड पॉइंट दिया हुआ है मान लीजिए ए, और क्यू आर का मिड पॉइंट है मान लीजिए बी, करेक्ट। और एम आर की लेंथ दी है इसने कितनी, 7 सेंटीमीटर। ये एम आर कितना है, 7 सेंटीमीटर। ए को बी से ज्वाइन कर दिया, ए बी की लेंथ आपसे पूछी गई है, करेक्ट। सो ए बी की लेंथ क्या होगी, तो बहुत ईजी है, ए बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए एम आर, करेक्ट। यानी कि एम आर जितना दिया उसका हाफ कर दो तो ए बी आ जाएगा। सो ए बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एम आर कितना है, 7 है, यानी कि 1/2 ऑफ 7, यानी कि 7/2, 7 इंटू 1 7/2, 7/2 कितना होता है 3.5। सो ए बी का लेंथ कितना हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। और हाँ एक चीज़ और, ये ए बी जो है एम आर के पैरेलल भी होगा, ये तो कॉमन सी बात है। ए बी हाफ ऑफ एम आर तो होगा ही होगा, और ए बी पैरेलल भी होगा किसके, एम आर के। सो ए बी इज पैरेलल टू एम आर, तो ये चीज़ हो गई, ठीक। अब सुनिए इसी का कन्वर्स भी ट्रू है, मतलब
इसी थ्योरम का कन्वर्स भी ट्रू है। तो नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में आपको बोल रहा है अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ आ साइड ऑफ अ ट्राइंगल। पिछले बार उसने ट्राइंगल के 2 साइड्स के मिड पॉइंट लिए थे, अब वो ट्राइंगल का केवल एक ही साइड लेता है और उसका एक ही मिड पॉइंट लेता है, याद रखिएगा, एक साइड का एक मिड पॉइंट लिया है। अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ आ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल का एक साइड लो और उसका एक मिड पॉइंट लो, ठीक। तो ध्यान से चेक करो, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, मान लीजिए कि ट्राइंगल ABC है, करेक्ट। अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ आ साइड ऑफ आ साइड मतलब एक साइड, कोई एक साइड चूज करो इसमें। सो सपोज हमने AB चूज कर लिया और इस साइड का हमने क्या लेना है, मिड पॉइंट लेना है, ठीक है ना। तो इसका मिड पॉइंट हमने M ले लिया। अब यहां से एक लाइन ड्रॉ करनी है, यही कह रहा, अ लाइन ड्रॉन थ्रू, थ्रू का मतलब से होके जाते हुए, कहां से होके जाते हुए, मिड पॉइंट ऑफ अ साइड से होके जाते हुए, ट्राइंगल के किसी एक साइड को लेके उसके मिड पॉइंट से होके जो लाइन जा रही होगी उसके बारे में बात कर रहा है। यानी कि साइड हमने चूज किया AB, इसका मिड पॉइंट है M और यहां से कोई लाइन जा रही है इस तरीके से, ये सपोज इस लाइन का नाम क्या है, L है। तो कह रहा है इस पैरेलल टू अनदर साइड, अगर ट्राइंगल के किसी एक साइड के मिड पॉइंट से कोई लाइन जा रही हो और अगर वो पैरेलल टू अनदर साइड हो, यानी कि जो लाइन L है, ये जो लाइन L है ये अनदर साइड BC की बात कर रहा है, ठीक है ना। अगर ये लाइन L पैरेलल हो जाए किसके, BC के, ये वाली लाइन अगर BC के पैरेलल हो तो इसका रिजल्ट क्या आता है, तो इसका रिजल्ट ये आता है, तो इसका रिजल्ट ये आता है कि पक्का ये जो लाइन, कौन सी लाइन, जो ट्राइंगल के किसी एक साइड के मिड पॉइंट से जा रही है और किसी साइड के पैरेलल है, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही तो पक्का ये जो लाइन है बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, पक्का ये लाइन जो थर्ड साइड बच गई है, कौन सी थर्ड साइड बच गई है, AC, ठीक। ये थर्ड साइड AC को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, यानी कि AC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हुए निकलती है। मतलब समझो, मतलब ये लाइन L AC को जिस भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके निकलेगी वो बाइसेक्टिंग पॉइंट होगा, यानी कि N इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ये इसका रिजल्ट होता है। यानी कि रिजल्ट आएगा AN इज इक्वल टू NC, यानी कि N इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, यानी कि क्या, AN इज इक्वल टू NC, या आप बोल सकते हो NA का लेंथ NC के इक्वल हो जाएगा, NA इज इक्वल टू NC हो जाएगा, ठीक। अब जिन बच्चों को नहीं समझ में आया हम आपको और अच्छी तरीके से इसको समझाते हैं। देखिए एक दो एग्जांपल लेंगे, अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि आपको एक ट्राइंगल दे दिया उसने, ठीक है, ये देखिए एक ट्राइंगल है, लेट अस से ABC नाम रख देते हैं, ठीक। अब देखो ये जो है मिड पॉइंट है, ठीक, और मिड पॉइंट से एक लाइन जा रही है, मिड पॉइंट से एक लाइन जा रही है, ये इस तरीके से। तो मिड पॉइंट से, ट्राइंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से तो जा रही है ये, लेकिन ये BC के पैरेलल नहीं है, ठीक। तो ये लाइन L इज नॉट पैरेलल टू BC, अगर ये BC के पैरेलल नहीं है तो कन्वर्स नहीं लगेगा। मतलब समझो, ये लाइन L अगर BC के पैरेलल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप ये नहीं कह सकते हो कि L जो है वो AC को मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा, यानी कि यहाँ पर N इज नॉट द मिड पॉइंट ऑफ AC, यहाँ पर N इज नॉट द मिड पॉइंट ऑफ AC। AC का मिड पॉइंट तभी होगा जब ये लाइन L ट्राइंगल के किसी एक साइड के मिड पॉइंट से तो निकलनी ही चाहिए, साथ ही साथ वो किसी दूसरी साइड के पैरेलल भी होनी चाहिए, यानी कि सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए क्या, कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, यस, और ये जो लाइन L निकल रही है ये मिड पॉइंट AB के मिड पॉइंट से तो निकल ही रही है, एज वेल एज ये जो लाइन L है ये BC के पैरेलल भी होनी चाहिए। तभी रिजल्ट क्या आएगा, तभी रिजल्ट ये आएगा कि ये जो लाइन है वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करते हुए निकलती है। इसका मतलब क्या है, N इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, इसका मतलब NA इज इक्वल टू NC। तो आई थिंक अब आपको समझ में आया होगा, करेक्ट स्टूडेंट्स। नाउ इसको आप नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो आपका कॉन्सेप्ट है रिवीजन वाला, ये इंस्पायर्ड है आपका NCERT एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपने किया हो
तो वहीं से ये कॉन्सेप्ट इंस्पायर्ड है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया भी है कि देखिए एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उसको एज अ थ्योरम भी आप लर्न कर सकते हो। मतलब कोई रिजल्ट स्पेशल अगर आता है तो उसको आप सोच सकते हो कि भाई ये थ्योरम है जो कि क्वेश्चन के फॉर्म में एनसीईआरटी एक्सरसाइज में गिवन है, करेक्ट। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखोगे तो आपको यही बात वहां पर मिलेगी। मैं आपको समझा देता हूं और इसको आपको डायरेक्टली याद करना है और क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। कह रहा है द कोऑर्डिनेटर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ कोऑर्डिनेटर टेकन इन ऑर्डर। मतलब समझो, देखिए क्या कह रहा है कि अ कोऑर्डिनेटर फॉर्म्ड, मतलब एक कोऑर्डिनेटर बनेगा अभी, एक कोऑर्डिनेटर यानी कि 4 साइड्स का क्लोज पॉलीगन बनेगा अभी। कैसे बनेगा? बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ अ कोऑर्डिनेटर टेकन इन ऑर्डर इज अ पैरेललोग्राम। मतलब समझो, एक कोऑर्डिनेटर भी बनेगा और वो पैरेललोग्राम होगा। एक कोऑर्डिनेटर बनेगा और वो क्या होगा? पैरेललोग्राम होगा। तो वो कोऑर्डिनेटर बनेगा कैसे? बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ कोऑर्डिनेटर। मतलब समझो, आपके पास बच्चों कोई कोऑर्डिनेटर गिवन है कुछ इस तरीके से, ये एनी कोऑर्डिनेटर है, कोई भी कोऑर्डिनेटर है, करेक्ट। सो देयर इज अ कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी, ठीक है। और दुनिया के किसी भी कोऑर्डिनेटर में, चाहे वो कोऑर्डिनेटर पैरेललोग्राम हो चाहे ना, उससे फर्क नहीं पड़ता है, दुनिया के किसी भी कोऑर्डिनेटर में अगर हम कोऑर्डिनेटर के साइड्स को ऑर्डर में लें, ऑर्डर में लेने का मतलब है ए बी के बाद बी सी के बाद सी डी के बाद डी ए, और इन साइड्स को ऑर्डर में लेने के बाद इनके मिड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें, मतलब समझो ए बी का मिड पॉइंट है मान लो P, करेक्ट, बी सी का मिड पॉइंट है मान लो Q, ठीक, और डी सी का मिड पॉइंट है मान लो R, और ए डी का मिड पॉइंट है मान लो S, करेक्ट। तो किसी भी कोऑर्डिनेटर में, दुनिया के किसी भी कोऑर्डिनेटर में अगर हम चारों साइड्स के मिड पॉइंट को ऑर्डर में लेने के बाद ज्वाइन कर दें, तो ज्वाइन कर दीजिए, P को Q से ज्वाइन करिए, Q को R से ज्वाइन करिए, R को S से ज्वाइन करिए, S को P से, ठीक है। तो जो कोऑर्डिनेटर अंदर बनता है ना, आपको जो यहां पे दिखाई पड़ता है, यानी कि PQRS, ये क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है। तो PQRS इज अ पैरेललोग्राम। तो बस ये रिजल्ट आपको याद रखना है, ठीक है ना। ओके, किसी भी कोऑर्डिनेटर में अगर चारों साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके अंदर जो कोऑर्डिनेटर बनता है, पक्का अंदर वाला कोऑर्डिनेटर क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, करेक्ट। नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं सैंपल प्रॉब्लम की तरफ।